गुल्लकपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, चमनलाल और सुंदरलाल। चमनलाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उधर उसका छोटा भाई सुंदर बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुंदर दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद चमनलाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और मोहन को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन चमनलाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही काम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई सुंदर के ज़मीन पर थी। चमनलाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई सुंदर की ज़मीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सुंदर की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। ज़मीन से उपजाए फसल से सुंदर के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। सुंदर उसी ज़मीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। इससे ही चमनलाल एक दिन सुंदर के पास आता है। सुंदर अपनी खेतों में काम कर रहा होता है। अरे कैसे हो सुंदर भाई? मुझे सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी कम जमीन पर खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा उसे। मैं अपनी तरफ मजदूर नहीं बनने दूंगा ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुंदर, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लोगे? अभी तुम्हारा बड़ा भाई चमनलाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगो। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे रोहित को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे रोहित को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। ये सुनते ही चमनलाल बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर सुंदर भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चमनलाल, तुझे किसी ना किसी तरह से सुंदर से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। चमनलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि सुंदर की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी चमनलाल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह सुंदर के घर चला जाता है। अरे सुंदर भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है चमन भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो
तुम मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। सुंदर ना चाहते हुए भी बड़े भाई चमनलाल की बात मान जाता है। चमनलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई सुंदर से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सुंदर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन सुंदर खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई सुंदर, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सिंच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाएं, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सुंदर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब सुंदर अपनी खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर सुंदर एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूं। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। सुंदर मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे सुंदर, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहां से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहां से। और दोबारा यहां आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सुंदर का अंगूठा लगने के कारण सुंदर कुछ नहीं कर पाया। सुंदर मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन रोहित अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊं। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है।
पर सुंदर रोहित के बार बार पूछने पर सुंदर सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण रोहित को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। वाह, गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है। भाई, अरे ओ भाई, ओ भैया, गुल्लकपुर चलिएगा क्या? अरे मैं तो वहीं जा रहा हूँ भाई, सामान रख दो और पीछे आकर बैठ जाओ। घर पहुंचने के बाद सुंदर रोहित को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह चमनलाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो अब सबक सिखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, बस जैसे मैं कहूंगा वैसा ही करना। रोहित सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक गड्ढा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों गड्ढों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान सुंदर को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुंदर की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो सुंदर की ही बातें कर रहा होता है। अरे वहां तो कोई भी फसल लगाते हैं, वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। सुंदर उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। सुंदर तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस सुंदर को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब चमनलाल के कानों तक पहुंचती है, तब चमन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बेकार सी बंजर जमीन से सोने से बहरा घड़ा कैसे निकल सकता है? मतलब चमनलाल उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब चमनलाल, इससे पहले कि सुंदर उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन सुंदर से वापस लेनी पड़ेगी। चमनलाल देर ना लगाते हुए तुरंत सुंदर के घर चला जाता है। अरे सुंदर भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूं। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। रोहित चमनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? अरे रोहित बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे, और ये सारे काम कागजात पर लिखित होने चाहिए। तब चमनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है।
ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के। मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन चमनलाल सुबह सुबह ही सुंदर के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है और इसके साथ ही साथ सुंदर को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चमनलाल तुरंत ही अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। रामू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और उन सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूँ। रामू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर चमनलाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। रामू, देखो कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा चमनलाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने सुंदर के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? सुंदर ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाए थे